प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। वीकली एक्सपायरी दिन बाजार में तेजी, बैंक निफ्टी 84 अंक चढ़कर 55,761 पर बंद। सेंसेक्स ने लगाई 444 अंकों की छलांग। आईटी, फार्मा, मिड स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी खरीदारी। पॉलिसी से पहले बैंकों में सुस्ती, बैंक निफ्टी 84 अंक चढ़कर 55,761 पर बंद। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक से मिला सपोर्ट। बजाज फिनसर्व में कल 4,750 करोड़ का ब्लॉक डील संभव। 1.5% से ज्यादा हिस्सा बेच सकते हैं प्रमोटर्स। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 1,880 रुपए प्रति शेयर तय। कल ब्याज दरों पर आएगा आरबीआई का फैसला। जी बिजनेस के पोल में 80% एक्सपर्ट्स ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की जताई उम्मीद। 20% जानकारों को 50 बेसिस पॉइंट कटौती का भरोसा। 24 घंटे 7 दिन सिर्फ जी बिजनेस ही देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मार्केट आज में 86% मार्केट शेयर के साथ सभी हिंदी अंग्रेजी बिजनेस चैनलों में लगातार टॉप पर कायम। अयोध्या में सज गया राम दरबार। वैदिक मंत्रों के साथ हुई राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन बताएंगे। अब साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो कॉल कीजिए। नंबर है 02223001634 या फिर 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, सोशल मीडिया साइट x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और कल के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और आइए जरा बाजार के आज के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी दिखी। निफ्टी 130 अंक चढ़कर 24,751 पर के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 443 अंक बढ़कर 81,442 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 84 अंक चढ़कर 55,761 के पास बंद हुआ। खासकर मिड स्मॉल कैप शेयरों में आज दिखी जोरदार खरीदारी। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं वीकली एक्सपायरी पर बाजार में तेजी के बड़े कारण। आज था भारतीय बाजारों के लिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और लगातार दूसरे दिन आज इंडेक्स हरे निशान में मजबूती के साथ बंद होने में रहा कामयाब। और आज तो मजबूती के लिए एक से ज्यादा कारण थे भी। सबसे पहला तो ये कि 3 दिनों से लगातार कर रहे बिकवाली कर रहे एफआईज थोड़े से रुकते थमते नजर आए। कैश मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी की। नेट भी 600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी का आंकड़ा था और लोकल फंड्स तो खरीद ही रहे हैं। यानी कि बिकवाली रुकना भी अपने आप में थोड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि इस सीरीज के पहले 3 दिनों में एफआईज ने जमकर बिकवाली की। दूसरा संकेत अमेरिकी बाजारों से भी आया, वो भी हल्की फुल्की तेजी का था। मिला जुला सा सेशन अमेरिकी बाजारों में रहा, वो भी ठीक। लोकल फंड्स छोटी मोटी खरीदारी कर रहे हैं तो और ओवरऑल मोमेंटम ठीक तेजी की तरफ ही बना हुआ है। तो कल जो क्लोजिंग पॉजिटिव मिली उससे एक अच्छी मजबूत ओपनिंग की उम्मीद तो आप रख ही सकते हैं। लेकिन बाजार खुले एकदम शांत, और शांत खुलने के बाद धीमे धीमे बाजार ने मजबूती बनाने की कोशिश की और उसके बाद दिन के दौरान एक बढ़िया उछाल मिली। उछाल मतलब बहुत शानदार वाली। पहले हमने 24,700 पार किया, फिर 24,800 पार किया, 24,900 के बाद करीब पहुंचे हम निफ्टी पर और 24,900 के आसपास वहीं पर बनाया टॉप। और वहां से फिर बिकवाली भी जबरदस्त आती दिखी और गिरते गिरते 24,700 तक आ गए। दिन के दौरान 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रही और इस 300 पॉइंट की रेंज जो 24,600 24,900 के बीच की थी, बंद होते होते एकदम बीचों बीच 24,750 पर करीबन 130 अंकों के फायदे के साथ तो लगातार दूसरे दिन तेजी रही। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बिल्कुल एकदम शांति से ट्रेड कर रहा है। छोटी सी रेंज बैंक निफ्टी की भी थी, करीबन 55,000
575, 55, 600 के आसपास सपोर्ट लिया, 56,000 को टच किया और दिन भर रेंज में ट्रेड करते करते लगभग 85 अंक ऊपर बंद हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कल बड़ा दिन है ना, आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली, तो उससे पहले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बैंक निफ्टी ज़्यादा। सेंसेक्स में करीबन 425 अंकों की तेजी देखने को मिली, लेकिन आज भी लगातार चौथे दिन इस हफ्ते, चारों दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बड़े एक्शन में स्टार परफॉर्मर है। 0.5% से ज़्यादा की तेजी मिड कैप इंडेक्स में दिखी, 1% के आसपास तेजी दिखाकर स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिखा। यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स न घट रहे हैं ज़्यादा न बढ़ रहे हैं ज़्यादा, रेंज में है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर कोई असर नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट तेजी के मोमेंटम में बने हुए हैं और यहाँ पर बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है। और आज भी हुई, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो अलग अलग सेक्टर से रोटेशन में आकर तेजी दिखा रहे हैं। आज जैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर फिर भाग गए, केम, सीडीएसएल, बीएससी वगैरह, कुछ एसजेविन, एनएचपीसी जैसे पावर स्टॉक्स चल पड़े। तो यानी कि हर रोज आपको कुछ न कुछ एक्शन यहाँ पर दिख रहा है और वहीं पर बढ़िया और बड़ी तेजी बनती दिख रही है। तो कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों के लिए मूड माहौल अच्छा, तेजी का, मजबूती का आज रहा है। एफआईआई डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 208 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2382 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अविनाश जी से जरा अब समझते हैं बाजार पर उनका व्यू। अविनाश जी, अब क्रेडिट पॉलिसी रहेगी, आरबीआई अनुमान के मुताबिक एक और रेट कट करने की तरफ आगे बढ़ेगी। अब बताइए सर, इसके पहले बाजार में क्या कुछ पोजीशन ली जा सकती है, क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लगता है कि देखिए बाजार इस क्रेडिट पॉलिसी को बहुत क्लोजली वॉच करेगा। और हालांकि एक्सपेक्टेशन तो 25 बेसिस पॉइंट का है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट आता है जो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कल वापस आपको एक अच्छा छलांग बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। हालांकि ये होता है नहीं होता है देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में हमको लगता है अच्छी तेजी हो सकती है। और ओवरऑल जो नतीजों का सीजन हो चुका है वो इन लाइन है, बहुत कम नेगेटिव सरप्राइज हो चुके हैं। अभी आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट्स ग्लोबल डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच करेगी। यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो जल्द ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के महीने में या जुलाई के महीने में फाइनल हो जाएगी। तो मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और मुझे लगता है कि काफी मौके हैं। जैसे अनिल जी ने कहा कि मिड कैप इंडाइसेस में अच्छा उछाल पिछले 2-3 दिनों से दिख रहा है, तो काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में अगर किसी अच्छी कंपनी का अगर आपका कमेंट्री अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो यहाँ पे निवेश बन सकता है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो अपना ज्यादातर फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रहिए जहाँ पे आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही बाजार पर अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया किस स्टॉक में आप रेकमेंड करेंगे? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी पसंद है जिसका नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो इंजन कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे पिस्टन रिंग्स, पिस्टन वाल्व्स, और बेसिकली 2 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स और कार्स के लिए अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। पिछले साल दैट इज मार्च 25 के लिए जो नंबर आ गए, बहुत ही दमदार नंबर, 3,500 करोड़ का टॉप लाइन, 516 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले साल ये करीबन 438 करोड़ था। मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट द Q4 नंबर भी बहुत अच्छी है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 18-20% की टॉप लाइन बढ़ेगी, मार्जिन भी इंटैक्ट रहेंगे। तो हमको लगता है कि इस साल कम से कम 600 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आने की उम्मीद है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प लगता है। करीबन 2700 या 2800 का एक टारगेट प्राइस लेके अगले 12 से 15 महीने में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। तो ये हमारी तरफ से अगली 8 to 12 मंथ्स का वैल्यू पिक। 8 से 12 मंथ का वैल्यू पिक श्रीराम पिस्टन पर। सर, एक बार टारगेट रिपीट करेंगे? 2750 से 2800 ये लेवल मुझे लगता है कि अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये हमारा टारगेट प्राइस है 2750 to 2800। तो साल भर तक के लिए 2750, 2800 तक के टारगेट के लिए श्रीराम पिस्टन में खरीदारी करने की सलाह अविनाश जी की। असम से संदीप जी से भी बात कर लेते हैं। बताइए सर अपना सवाल। मेरे पास ई पुटिन गवर्नमेंट 50 शेयर है, 1397 पे लिया हुआ है, 1397, और 50 शेयर है कुशिन शिपयार्ड लिया है 1850 में। तो क्या मैं होल्ड करूं या कुशिन शिपयार्ड? और ई पुटिन गवर्नमेंट तो बहुत लॉस में हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने टीवी देख के काफी लोगों का रिकमेंडेशन देख के लिया था, लेकिन अभी तो मैं फंस गया हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी तरह?
तो ईट प्रोटीन गव पे तो ये नुकसान में कोचिन शिपयार्ड इनफैक्ट ने अच्छा काफी प्रदर्शन किया है आज। सर क्या व्यू रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए दोनों शेयर जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं और जो इनके पोर्टफोलियो में है, प्रोटीन और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इन्होंने पैसा नहीं बनाया, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए दोनों कंपनीज में, क्योंकि वेल मैनेज्ड कंपनीज है, इंस्टीट्यूशनल फेवरेट्स है। तो मुझे लगता है कि अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेके भी काम करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर एक अच्छा एग्जिट इनको मिल सकता है। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है स्टॉक्स पर। हिमाचल प्रदेश से रवि जी से भी बात कर ले। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम जी। मैडम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1400 शेयर मैडम, 73 रुपीज पर शेयर। तो मेरे को अभी लगभग 1 साल हो गया मैडम। तो मेरे को जानना था कि क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करके कुछ और देखना चाहिए? खरीद कितनी बताई सर आपने इस पे? 73 रुपीज पर शेयर। ओके, ठीक है सर। 73 पर खरीदा है, नुकसान में है IDFC फर्स्ट बैंक, क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें अब? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक अगर हम शॉर्ट टर्म का नजरिया ले तो आने वाले 1-2 क्वार्टर इनके लिए थोड़े से दिक्कत भरे हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी माइक्रो फाइनेंस बुक काफी बड़ा है और इसमें भी थोड़ा सा दबाव इन्होंने ऑलरेडी 4th क्वार्टर में दिखाया है। और वापस कैपिटल करीबन 1,000-1,500 करोड़ की कैपिटल रेज भी ये बैंक रेज करने की बात कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं अगले 3 से 6 महीने की बात करूं तो कोई बड़ा अपसाइड ट्रिगर दिख नहीं रहा है, लेकिन इनका नजरिया अगर साल 1.5 साल है तो डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर पैसों की जरूरत है या थोड़ा सा ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही इनको प्ले करना है, तो दूसरा विकल्प फेडरल बैंक है, जो मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक से काफी बेहतर है, मोर स्टेबल प्लेयर है। तो यहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं, बट नजरिया वापस आपको 6 to 12 मंथ्स का ही रखना पड़ेगा। तो 6 से 12 महीने का नजरिया रखें, बने रहने की सलाह। अहमदाबाद से घनश्याम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए सर। हाँ, मेरे पास अशोक लेलैंड के 400 शेयर है। किसके? अशोक लेलैंड के 400 शेयर है मेरे पास। ओके, तो सर आपको ना टीवी वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा, ऐसे सुनाई नहीं देगा। खरीद बताइए अशोक लेलैंड पर। 256 की खरीदी है, 400 शेयर है। ओके, तो मतलब समझो कब 1 तक साल होल्ड करना है? 2 साल तक रह सकता हूँ मैं। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सर लॉन्ग टर्म के लिए अविनाश जी अशोक लेलैंड कैसा लग रहा है? 256 पर लिया है इन्होंने। नहीं, डेफिनेटली देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो अशोक लेलैंड एक काफी अच्छा विकल्प है। इन्होंने शायद अभी रिसेंटली खरीदा है। कंपनी ने एक बोनस इश्यू भी दिया है, तो इनको बोनस का भी बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर अगले साल 1.5 साल की बात करें तो देखिए इस साल मानसून अगर अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आता है, तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लस अशोक लेलैंड डिफेंस में भी काफी बड़ा काम करता है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है एटलीस्ट 12 से 18 महीने का, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। होल्ड कीजिए अशोक लेलैंड में पोजीशन, आपके लिए यही सलाह। कोलकाता से रमेश जी, बताइए सर क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। जी सर मैडम, बताइए। मेरे 2 सवाल है। एक है मेरे पास पारादीप फॉस्फेट का 500 शेयर है 52 रुपीज, और एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1300 शेयर है 54 रुपीज में। लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, पारादीप फॉस्फेट 52 पर लिया है आपने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 54 पे लिया है आपने लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो उज्जीवन में तो नुकसान में है, पारादीप में इनकी 52 रुपए की खरीद रही है बता रहे हैं। सर क्या व्यू लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक पारादीप फॉस्फेट में इन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा पैसा बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक 20% की प्रॉफिट बुकिंग करे, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार जो मानसून आएगा इसका इफेक्ट पारादीप फॉस्फेट पे पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए। तो बैलेंस क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो देखिए बैंक ने थोड़े से नरम नंबर्स Q4 के लिए दिखाए थे, लेकिन हमारा मानना है कि अगले साल 1.5 साल की अगर आप बात करें और जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर खरीदा है, तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है,
जो मैक्रो वेरिएबल्स है स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया था, बट अगला साल होपफुली अच्छा होता है तो इसमें अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अभी लॉस न बुक करें, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। तौकीर जी अगले कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? जी मैं इंजीनियरिंग है और आइनॉक्स विंड, तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? सर एक बार फिर से पूछिए। आइनॉक्स विंड और पहला स्टॉक? सेंसर इंजीनियरिंग और आइनॉक्स विंड। अच्छा, कब तक के लिए टारगेट? ओके, आवाज थोड़ी सी इनकी ब्रेक हो रही है, पर स्टॉक हमें मालूम चल गए। अविनाश जी, आइनॉक्स विन और सांसार इंजीनियरिंग, ये स्टॉक्स कैसे लगते हैं और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तक के लिए टारगेट क्या रहेंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आइनॉक्स विंड की मैं बात करूं तो कंट्री में दो ही बड़े विंड मिल मैन्युफैक्चरर है, जैसे सुजलॉन और आइनॉक्स विंड। देखिए जिस प्रकार का फोकस गवर्नमेंट विंड एनर्जी को और रिन्यूएबल एनर्जी को दे रही है, मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का आउटलुक आइनॉक्स विंड के लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि नंबर्स थोड़े से नरम थे, बट मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेश करिए। एटलीस्ट इन द नियर टर्म हमको लगता है कि 230-240 का टारगेट प्राइस आइनॉक्स विंड में इनको मिल सकता है। ओके, 230-240 का जो टारगेट है मिल सकता है आपको आइनॉक्स विंड पर। मुकेश जी हरियाणा से, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपका क्या सवाल है? मैम मेरा क्वेश्चन है, तो वारी एनर्जी भी है मेरे पास, इसके 40 शेयर्स है 3180 रुपए के, और दूसरा एक्सिस बैंक पे है, इसके मेरे पास 50 शेयर है 1160 रुपए के। कब तक का व्यू? तो मैम एक साल के लिए। सर, वारी एनर्जी, एक्सिस बैंक, ज्यादा क्या पसंद है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वारी एनर्जीज में इन्होंने शायद थोड़े से ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। स्टॉक्स तो दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक भी हमको लगता है कि प्राइवेट बैंक में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। अगर मैं वारी एनर्जीज की बात करूं तो मुझे लगता है कि देखिए आपको थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सेल भी बनाती है, इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत रिकॉर्ड हाई पे है, और विजिबिलिटी कम से कम 1.5-2 साल के लिए दिख रही है। तो वारी एनर्जीज में मुझे लगता है कि 26 और 27 बहुत दमदार नंबर आएंगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी बाइंग प्राइस तो मिलेगी, प्लस थोड़ा सा मुनाफा भी आप कमा पाओगे, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा देना है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए अभी तो कल बैंक क्रेडिट पॉलिसी है, प्लस जिस प्रकार का प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स की ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले साल में, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट टाइम फ्रेम 12 से 15 महीने का रखिए, दोनों शेयर्स आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देंगे इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। ओके, दोनों स्टॉक्स में होल्ड ऑन करने की सलाह। पुणे से सचिन जी, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते, मेरा एक आईटीसी है 210 के पे 110 क्वांटिटी, और आईआरएफसी है 25 रुपए से 50 क्वांटिटी, और अपना एसबीआई है 712 रुपए से 25 क्वांटिटी। तो उसके लिए मुझे जानना। ठीक है, कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म ही आपका व्यू लग रहा था हमें। सर, आईटीसी, आईआरएफसी, एसबीआई, तीनों अलग अलग स्पेस के स्टॉक्स है, आपको कौन सा स्पेस ज्यादा अट्रैक्ट करता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इन्होंने एसबीआई जो कहा है, एसबीआई मुझे लगता है सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल में एसबीआई का जो ग्रोथ मोमेंटम आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में एसबीआई की सबसे बड़ी बैलेंस शीट है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, और इकोनॉमी अगर बढ़ती है, अगर इस बार जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा करीबन 7.2% था, तो जैसे जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा बढ़ेगा, आई थिंक एसबीआई को डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। रही बात आईआरएफसी की, तो देखिए ये बेसिकली रेलवे को ही केटर करता है, इनका जो कैपेक्स होता है उसमें 40% आईआरएफसी केटर करता है। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ये रेलवे रिलेटेड थीम वाला स्टॉक है। रेलवे में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसका फायदा आईआरएफसी को मिलना चाहिए। और रही बात आईटीसी के ऊपर, तो देखिए आईटीसी एक स्टेडी कंपाउंडर है, अभी आईटीसी के शेयर होल्डर्स को आईटीसी होटल्स के भी शेयर मिले हैं, तो उसका भी फायदा उनको मिला है। प्लस मैं समझता हूँ कि जो नंबर्स अभी आ गए हैं वो थोड़े से फ्लैटिश थे, तो कोई बड़े ही इंप्रूवमेंट चौथे क्वार्टर में हमने देखी नहीं है। बट अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ये अच्छे डिविडेंड्स भी देता है, कैश फ्लो अच्छा जनरेट करता है, तो अच्छा स्टेडी कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको मिलेगी, तो निवेशित रहिए। तो बने रहिए स्टॉक्स पर। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, आगे हम चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स।
कल के बाजार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल जब भारतीय बाजार ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो वैसे संकेत दो हम देखेंगे। पहले अमेरिका में क्या कुछ होता है जिसका कोई खास असर हम पर पड़ेगा नहीं, और अमेरिकी फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई खास संकेत अमेरिकी फ्यूचर्स से हमें आज 3:30 बजे था नहीं, कल भी नहीं चाहिए। अपने संकेत पे आइए। 3 दिनों की बिकवाली पर जो एफआईज ने ब्रेक लगाया, आज भी स्क्रीन देखकर तो लग रहा है कि एफआईज की आई होगी खरीदारी, थोड़ी बहुत तो खरीदारी करेंगे क्योंकि दिन भर मजबूत रहा है। सो एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा सुबह सुबह आपका मूड माहौल सेट करेगा। उसके बाद 10 बजे आने वाली है आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। तो पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद के एक्शन पर फोकस करते हैं। पॉलिसी से पहले यानी कि 10 बजे तक निफ्टी पर आपके लिए 24,525, 24,625 ये रहेगा सपोर्ट। ऊपर में 24,850, 24,950 रुकावट की रेंज, ये निफ्टी के रेंज है पॉलिसी से पहले। अब आइए पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी, यहाँ पर 55,350, 55,500 सपोर्ट, ऊपर में 55,900, 56,100 रुकावट की रेंज। पॉलिसी के बाद क्या, ये तो पहले के लेवल्स होंगे। पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब जो कहेंगे जो करेंगे उस पर बाजार रिएक्शन देगा। उम्मीद है कि 1/4% ब्याज दरें घटेंगी। अगर गवर्नर साहब ने जोश दिखाते हुए 0.5% घटा दी तो 3 लगातार पॉलिसी में ब्याज दरें घटना तो तय है। अगर 0.5% घट गई तो ऐसे में बाजार बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार हो सकते हैं। तब बैंक निफ्टी 56,161 का जो लाइफ हाई बना चुका है इसी हफ्ते, उसको पार करके और तेजी दिखाएगा। शॉर्ट कवरिंग भी होगी और फ्रेश खरीदारी भी। लेकिन अगर 1/4% ब्याज दरें घटाएं और थोड़ा सा माहौल इस तरह का कहेंगे भाई अब आगे हम हर बार घटाएंगे नहीं ब्याज दरें, आराम से देखेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं है, तो बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ सकता है क्योंकि लाइफ हाई के नज़दीक है बैंक निफ्टी 56,000 पे, और तब थोड़ा करेक्शन आकर नीचे में 55,000, 55,200 के आसपास सपोर्ट ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1/4% ब्याज दरें घटाकर फिर ये कहेंगे हम अगली पॉलिसी में भी ओपन है, जरूरत होगी तो फिर घटाएंगे, तो ऐसे में बाजार ज्यादा घटेंगे नहीं और फिर से रेंज बाउंड रह जाएगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी जो करेगा निफ्टी भी उसी से संकेत लेने की कोशिश करेगा। वैसे बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन यही मजबूती कल पॉलिसी से पहले थोड़ी सी रिस्क भी है। हायर लेवल पर बैंक निफ्टी लाइफ हाई के आसपास है, अगर नीचे होता तो गिरने का थोड़ा करेक्शन का डर भी कम रहता है। लेकिन अब देखते हैं, कल मेक और ब्रेक दिन है बैंक निफ्टी के लिए, और हो सकता है मेक और ब्रेक दिन निफ्टी के लिए भी बन जाए। क्या पता 2-3 हफ्तों से जो ये टाइम पास चल रहा है बाजार में, न तो नीचे 24,500 के नीचे जाकर टिकते हैं, न 25,000 के ऊपर निकलकर टिकते हैं, और ये 500 पॉइंट की रेंज में जो फंसे हुए हैं जिसके बीचों बीच आज हम बंद हुए 24,750 पे, क्या पता कल एक ऐसा बड़ा दिन बन जाए जो आरबीआई की पॉलिसी के बाद या तो ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। वैसे उम्मीद की जाए और संभावनाएं भी ज़्यादा है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कल एक अच्छी, मजबूत और पॉजिटिव कोशिश कर ले तो बेहतर। अब कल का ऑप्शन, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी स्वागत है। कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए 2 रणनीति है, दोनों रणनीति तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का 295 का कॉल, 295 का कॉल 6.5 रुपए के आसपास लेना है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 5 रुपीज का। टारगेट 9 रुपए का पहला, 10 रुपए का दूसरा। 295 का कॉल खरीदारी करें 9 से 10 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक आईटीसी 415 रुपए वाला कॉल, 415 वाला कॉल 10 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 8 रुपीज 50 पैसे का। टारगेट 13 रुपए का पहला, 15 रुपए का दूसरा। तो आईटीसी का 415 का कॉल खरीदारी करें 13 से 15 के टारगेट के लिए। ये 2 रणनीति दोनों तेजी की तरफ की मेरी तरफ से कल के लिए। जी थैंक यू सो मच सुमित जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और पोजिशनल व्यू अविनाश जी, कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी सलाह, 7 से 10 दिन का नजरिया? नहीं, आई थिंक देखिए कल क्रेडिट पॉलिसी है तो हम बैंकिंग पे बेट करना चाहेंगे और इसमें हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। आज का जो क्लोजिंग है वो 1454 है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस रखिए 1431 का, और मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के नजरिए से अगर कोई लेता है तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। करीबन 1500 का एक टारगेट पॉसिबल लग रहा है। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो और भी आगे टारगेट आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि कल अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है, 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर का रेट कट आता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रिगर होगा। बट फिलहाल मुझे लगता है 1500 का एक नियर टर्म टारगेट रख के यहाँ पे 8 से 10 दिन का नजरिया लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए।
तो पोजीशन रिव्यू आईसीआईसीआई बैंक रखने की सलाह 1500 का यहां आपके लिए रहेगा टारगेट। 1431 के एक स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच अविनाश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस। प्रस्तुत करता पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे।
नमस्कार। 5 जून है, आज दिन है गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस होगा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आज से फुल स्पीड में समृद्धि महामार्ग। मुंबई नागपुर का सफर अब 16 नहीं 8 घंटे में होगा पूरा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी कल चिनाब पर बने आर्च ब्रिज को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। माता वैष्णो देवी मंदिर स्थल कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। बंगलुरु भगदड़ मामले में पहली एफआईआर दर्ज। आरसीबी इवेंट मैनेजर और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केएससीए की प्रशासनिक समिति के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। भारत में बनेगी राफेल फाइटर जेट की बॉडी। टाटा ग्रुप का डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता। पहली बार फ्रांस के बाहर बनाई जाएगी राफेल फाइटर जेट की बॉडी। अमेरिका ने गाजा में सीज फायर प्रस्ताव पर लगाया वीटो। कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक। 14 देशों ने जंग रोकने के लिए किया वोट। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब जरूरी होगा आधार वेरिफिकेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। आम लोगों को तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट में टिकट बुक करने का मिलेगा मौका। आज कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बिन आधार अब नहीं मिलेगा तत्काल।